नमस्कार दोस्तों, मेरा स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोग देखे थे परिमेय संख्या के बारे में। हम जाने थे कि परिमेय संख्या को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर पी और क्यू दोनों ही हमारा क्या है, दोनों ही हमारा पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। और हम लोग ये सीखे थे कि दो परिमेय संख्या के बीच हम परिमेय संख्या किस तरह से निकालते हैं। तो हम जो विधि सीखे थे वो विधि हमारा ये था कि हम दिए हुए संख्या के बीच की संख्या निकालते थे और फिर जो संख्या हमें निकलता था उसके और जो संख्या दिया हुआ है उस दोनों के बीच की संख्या निकालते थे और यही काम हम बार बार करते थे और जितनी भी संख्या हमें निकालनी होती थी हम उतनी संख्या निकालते थे। आज हम दूसरी विधि पढ़ेंगे और उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा टॉपिक था कि दो संख्या के बीच की परिमेय संख्या यानी इसे फाइंड करना है। तो एक विधि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और दूसरी विधि हम ये पढ़ेंगे। तो उसे देखने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए हम किस तरह से निकालेंगे कि जैसे 3 और 4 के बीच में हमें 5 संख्या निकालना है तो इसीलिए हम इससे एक ज़्यादा करके जैसे हमें 5 संख्या निकालना है तो हम 5 प्लस 1 लिखेंगे और 5 प्लस 1 होगा 6। अब क्या करना है कि ये जो हमें 3 और ये 4 दिया हुआ है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए 6 को हमें हर बनाना है तो हम हर में 6 लिख देते हैं और यहाँ पर 3 लिखते हैं। 3 का हर 6 हो गया, लेकिन हम नीचे 6 से भाग लगाए हैं तो हमें इसमें 6 से गुणा भी करना होगा तो ये हमारा हो जाएगा 18/6। हम इसी तरह से फिर 4 को भी लिखेंगे तो 4 में भी हमें ऊपर भी और नीचे भी 6 से गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 24/6। अब देखिए हम क्या करेंगे, 18/6 और 24/6 इस दोनों के बीच की 5 संख्या लिखेंगे और वो जो संख्या लिखेंगे वही हमारा 3 और 4 के बीच का 5 परिमेय संख्या होगा। तो 18/6 और 24/6 ये जो हमें निकला है 18/6 और 24/6 इसके बीच की संख्या क्या होगी, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। देखिए ये 1 2 3 4 5 ये 5 परिमेय संख्या निकल गई। इसी तरीके से हम 5 से ज्यादा परिमेय संख्या भी फाइंड कर सकते थे 3 और 4 के बीच में। चलिए इसको एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरह का। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है कि 2 और 3 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि हमें 7 परिमेय संख्या निकालना है इसीलिए हम 7 प्लस 1 करेंगे यानी कि 8 लिखेंगे। अब इस 2 और 3 को इस तरह से लिखेंगे कि उसके हर में 8 आए, यानी हम इसके समतुल्य भिन्न को लिखेंगे कि हमें हर में 8 आना चाहिए। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2/8 और नीचे 8 लिखे हैं तो ऊपर गुना करेंगे इसी से तो हो जाएगा 16/8। हम इसी तरह से 3 को भी करेंगे, 3 को गुना करेंगे 8 से और नीचे भी भाग लगाएंगे 8 से तो हो जाएगा 24/8। अब देखिए अब जो ये संख्या हमें निकला है 16/8 और 24/8 एक्चुअली ये है तो 3 के ही बराबर। ये 24/8 3 के बराबर है और 16/8 2 के बराबर है, यानी कि ये 2 और 3 का समतुल्य भिन्न है। तो अब इसके बीच में हम 7 संख्या निकाल लेंगे तो वही हमारा संख्या क्या होगा, 2 और 3 के बीच का 7 परिमेय संख्या होगा। तो 16/8 और 24/8 के बीच का संख्या कौन सा होगा, पहला होगा 17/8, फिर होगा 18/8, उसके बाद होगा 19/8, फिर होगा 20/8, उससे आगे होगा 21/8, फिर होगा 22/8 और 23/8। देखिए 3
3 6 1 7, 7 परिमेय संख्या निकल गया। और ये सातों का सातों परिमेय संख्या किसके बीच में है? ये 2 और 3 के बीच में है। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इससे आगे हमारा है अपरिमेय संख्या। कि हम लोग पढ़े थे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु है वो केवल परिमेय संख्या को तो रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्या के अलावा संख्या रेखा पर और भी संख्या रिप्रेजेंट किया जाता है। हम उसी संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। देखिए वास्तविक संख्या ना, ये जो वास्तविक संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर जो भी संख्या होगा हम उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटेंगे। तो एक होगा परिमेय संख्या और दूसरा होगा अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के समूह को और अपरिमेय संख्या के समूह को अगर हम मिला देंगे तो हमें वास्तविक संख्या का समूह प्राप्त होता है, और हम सारे वास्तविक संख्या को इस वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो वास्तविक संख्या रेखा का कुछ बिंदु परिमेय संख्या को दर्शाता है और बाकी का कुछ बिंदु अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसके लिए हम याद करते हैं कि परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे। जिस संख्या को p बट्टे q के रूप में लिखा जा सके उसे हम कहते थे परिमेय संख्या। ठीक उसका उल्टा लिखेंगे इसका परिभाषा, क्योंकि ये ठीक उससे अलग होता है। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? वैसा संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे हम √2 को देखें तो हम जानते हैं, देखिए जनरली हम सवाल बनाते समय √2 का मान 1.414 लेते हैं, लेकिन ये √2 का एग्जैक्ट मान नहीं होता, ये बहुत आगे तक जाता है, लेकिन हम इसे लगभग मान मान के हम सवाल को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से √3 का भी जो मान होता है 1.732, ये भी बहुत आगे तक जाता है, और इस दोनों को भी हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा, आपको याद होगा कि यहाँ जो हम p बट्टा q के रूप में लिखते हैं तो हमारा p और q क्या होना चाहिए? p एंड q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हमको हमेशा याद रहना चाहिए जब भी हम परिमेय संख्या का परिभाषा लिखेंगे या परिमेय संख्या से रिलेटेड कोई भी सवाल बनाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पाई के बारे में। ठीक है, ये जो पाई हम पढ़ते हैं, पाई कौन सी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम जानते हैं कि पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, और 22/7 को देखें तो ये भी क्या है? पूर्णांक है, और 7 भी क्या है? पूर्णांक है। तो हम इस आधार पे कहेंगे कि 22/7 अगर परिमेय संख्या है तो पाई भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि पाई और 22/7 दोनों बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 22/7 जो है ना, ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। ठीक है, ये इसका लगभग मान है। और पाई का जो हम मान निकालते हैं तो पढ़ते हैं ना 3.14 तक लेते हैं हम सवाल बनाते समय, और इससे आगे की संख्या को छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत आगे तक फिर जाता है, तो हम लगभग मान लेके सवाल बनाते हैं। इसीलिए पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई का जो मान आता है 3.14 और बहुत सारा आगे तक, हम उस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी दो पूर्णांक के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखते हैं, और आगे हमारा है परिमेय संख्या पर √2 और √3 का निरूपण, यानी रूट के अंदर में कोई भी संख्या होगा तो उसे हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, संख्या रेखा पर √2 और √3 का निरूपण। पहले हम √3 और √2 इस दो संख्या को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं, और उसके बाद जो भी संख्या आएगी हम उसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यह संख्या रेखा है। ठीक है, हमें रिप्रेजेंट किसको करना है? √2 को। देखिए हम जानते हैं
कि यहाँ बीच में क्या होता है 0, उससे आगे 1, फिर 2, 3, 4। ठीक है, चलिए यहाँ से जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए इस 0 वाले पर, और पॉइंट ए की जगह पे मान लेते हैं पॉइंट बी। ठीक है, तो पॉइंट ए और बी की डिस्टेंस कितना हो गया 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ 1 है, 1 यूनिट। तो पॉइंट 1 पर हम क्या करेंगे अब कि 1 यूनिट का, यानी ए और बी, ये 0 से लेकर 1 तक जितनी लंबाई है इतनी ही लंबाई का हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। ठीक है, और हम इसका नाम दे देते हैं सी, यानी कि ये हो गया बी और ऊपर क्या नाम दिए सी। तो हमारा जो बी सी है ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, तो इसका भी है 1 यूनिट ये भी है और 1 यूनिट ये भी है। अब हम क्या करेंगे कि सी और ए को मिलाते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये क्या होगा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से लगा के AC का मान निकाल सकते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB का होल स्क्वायर और प्लस BC का होल स्क्वायर, और AB कितना माने हैं 1 यूनिट, तो 1 का होल स्क्वायर, और BC कितना है 1, तो इसका भी होल स्क्वायर। उसके बाद ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 2, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2। ए और सी का लंबाई कितना हो गया रूट अंडर 2, और रूट अंडर 2 को ही हम क्या करेंगे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेंगे। तब AC को त्रिज्या मानते हुए हम एक वृत्त ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कपास में पेंसिल लगाएंगे, नोक हम A पर रखेंगे और पेंसिल की नोक हम C पर रखेंगे, और इस तरह से एक हम वृत्त ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जहां पर संख्या रेखा को काटेगा यही पॉइंट हमारा रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी की सहायता से हम रूट 3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, और जहां पर ये रूट 2 को काट रहा है इसका नाम दे देते हैं D। तो A और D के बीच की लंबाई कितना हो गया रूट 2, A और D के बीच की लंबाई कितना हो गया रूट 2, और फिर हम इस पर क्या कर रहे हैं 1 यूनिट का जितना लंबा BC डाले थे उतना ही बड़ा लंब डाल देते हैं। ठीक है, और इसका नाम देते हैं E, तो D लंब हो गया, और A से E को मिलाते हैं, फिर हम पाइथागोरस प्रमेय से A और E का मान निकाल सकते हैं। तो A और E बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम फिर माने हैं कितना 1 यूनिट, तो 1 का होल स्क्वायर, ये रूट 2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, और 1 का होल स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा रूट 3। देखिए ये लंबाई क्या हो गया रूट 3, और इसी रूट 3 को हमें संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। फिर वही करेंगे A और E को हम त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और ये जहां पर काटेगा यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा रूट 3। तो संख्या रेखा पर हम परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम सीख चुके हैं, और अपरिमेय संख्या को कैसे दिखाएंगे ये हम अभी देखे हैं। अपरिमेय संख्या में हम केवल रूट के अंदर में जो संख्या है हम केवल अभी उसी को देखें। देखिए इसका मतलब कुछ भी नहीं, सब चीज भूल जाइए, बस एक चीज याद रखिए कि जिस भी संख्या को रिप्रेजेंट करना है संख्या रेखा पर हमें इस त्रिभुज के फॉर्म में कर्ण की लंबाई उतना लाना है। जैसे रूट 5 है तो दिमाग लगाइए कि हम कितना लंबाई ले संख्या रेखा पर और कितना लंबाई का लंब खींचे कि ये जो कर्ण आएगा ना ये रूट 5 आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप सोच लेते हैं और कर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं तो फिर यहाँ से आप क्या कीजिए उसे त्रिज्या मान के सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, और जो यहाँ पे काटेगा वही आपका हो जाएगा पॉइंट, यानी कि जो आप निकालना चाहते हैं। तो ये था संख्या रेखा पर रूट 2 और रूट 3 को कैसे दिखाएंगे ये, और इससे आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक जो भी हो उसके माध्यम से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।